हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 27 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे PDF कोर्स संबंधित या आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। व्हाट इज़ द मेमोरियल ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी इन न्यू दिल्ली कॉल्ड? नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मारक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, अटल वन, अटल धाम, परम अटल या फिर सदैव अटल। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। इजी क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का यदि आप आंसर चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स फंडा नाम से। वहाँ पर भी हम ये क्वेश्चन सेम पोस्ट करते हैं डेली। इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? महामारी की तैयारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, December 27। आपको जानना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस 27 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस मनाते हैं। 27 दिसंबर 2020 को पहली बार ये डे मनाया गया था। आपको जानना चाहिए एपिडेमिक के बारे में। एपिडेमिक क्या होता है? किसी डिजीज़ का रैपिड स्प्रेड, यानी कि तेज़ी से फैल जाना, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से फैल जाना, उसे एपिडेमिक कहते हैं। लेकिन आप याद रखें, ये एक बड़ा एरिया कवर नहीं करती है, या फिर बड़ा एरिया अगर कवर करती है तो एक रीजन तक सीमित रहती है। ऐसा नहीं होता कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी चली गई या फिर एक कंट्री से किसी दूर की कंट्री में भी चली गई। इतना विस्तार इसका नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये है कि एक छोटे से समय में काफ़ी तेज़ी से फैलती है। इसी के उल्टा अगर हम बात करें पेंडेमिक, पेंडेमिक क्या होता है? पेंडेमिक का भी आप सेम समझिए, कोई डिजीज़ है और एक लार्ज स्केल पर फैल गई है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, लेकिन इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्रॉस कर चुकी हैं, एक देश से दूसरे देश में पहुंच चुकी है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, जैसे कि कोविड-19, हम इसको पेंडेमिक कहते हैं। तो ये इनमें अंतर है, एपिडेमिक और पेंडेमिक में। अच्छा, जो पेंडेमिक है इसके कारण एक लार्ज स्केल पर सोशल डिसरप्शन हो जाता है, जैसे कि आपने देखा कि पूरी दुनिया में एक डिसरप्शन हो चुका है, सोशल डिसरप्शन, इकोनॉमिक लॉस भी हुआ है और कई सारी हार्डशिप भी झेलने को मिली है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, पुष्प कमल दहल। तो देखिए, CPN माओइस्ट सेंटर, इसके चेयरमैन है पुष्प कमल दहल, प्रचंड इनको बोलते हैं। ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं तीसरी बार और इन्हें सपोर्ट मिला है, जो अपोजिशन है, अपोजिशन की पार्टी है CPN UML, और भी जो स्मॉल पार्टीज हैं उनके समर्थन से ये सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको जानना चाहिए, इससे पहले भी ये इस पद पर रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर के पद पर 2008 से 9 तक और 2016 से 17 तक इस पद पर ये रह चुके हैं। तो तीसरी बार ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये शेर बहादुर देउबा, जो कि नेपाली कांग्रेस के लीडर हैं, इन्हें सक्सेड कर रहे हैं। आपको जानना चाहिए, KP शर्मा ओली का नाम आपने सुना होगा, ये भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इनकी पार्टी है CPN UML, तो ये इन्हें सपोर्ट कर रही है, प्रचंड की पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं। और भी पार्टियां यहाँ पर, जैसे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है और स्मॉल पार्टीज़ हैं, वो भी इनको सपोर्ट कर रही हैं। तो एक कोलिशन की गवर्नमेंट बन रही है यहाँ। आपको जानना चाहिए, जो प्रचंड है और जो KP शर्मा ओली है, इनके बीच में एक
करार हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि कुछ टाइम के लिए प्रचंड प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और कुछ टाइम के लिए ओली प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। तो प्रचंड की डिमांड थी कि पहले मैं बनना चाहता हूँ, तो ओली ने कहा कि आप बन जाइए, तो प्रचंड इसलिए पहले प्राइम मिनिस्टर ये बन रहे हैं। इसके बाद कुछ टाइम बाद जब हाफ पीरियड हो जाएगा उसके बाद ओली बन जाएंगे। यह आपके लिए जानना ये महत्वपूर्ण है कि फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल, ये नेपाल का नाम है, नेपाल की पार्लियामेंट का फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल, ये भी बाई कैमरल फेडरल है, जैसे हमारे यहाँ पर है। 2018 में इसकी स्थापना की गई थी और इसमें नेशनल असेंबली है एक, तो जैसे कि हमारे यहाँ राज्यसभा है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा है। तो यहाँ पर आपको जानना चाहिए जो यहाँ की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इसमें 275 मेंबर्स हैं, बाकी नेशनल असेंबली में 59 मेंबर्स हैं। तो ये जो इलेक्शन हुआ है 275 मेंबर्स में से चुने गए हैं। बांग्लादेश रूलिंग पार्टी द आवामी लीग री इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना एज द पार्टी चीफ फॉर द 10th टर्म इन अ रो। बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी आवामी लीग ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को लगातार 10वें कार्यकाल के लिए पार्टी प्रमुख के रूप में फिर से चुना है। आपको जानना चाहिए जो आवामी लीग है, इन्होंने अपनी 22वीं काउंसिल मीटिंग में जो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, इन्हें अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट चुना है, वो भी लगातार 10वीं बार। तो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट हो गई हैं आवामी लीग की, 1981 से ही इस पोस्ट पर हैं। सीनियर आवामी लीग लीडर हैं उबायदुल कादिर, ये जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं, फिर से रीइलेक्ट किए गए हैं और इनका ये तीसरा टर्म है। विच कंट्री टॉप्ड फीफा मेंस फुटबॉल रैंकिंग, फीफा पुरुषों की फुटबॉल रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? सही आंसर ऑप्शन सी है, ब्राज़ील। राइट साइड में आप टॉप 10 फीफा टीम्स देख भी सकते हैं। पहले नंबर पर ब्राज़ील है और फिर अर्जेंटीना, फ्रांस, बेल्जियम, इंग्लैंड, इस तरह से हैं। चले जानते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 एंड हो चुका है, नया चैंपियन अर्जेंटीना बना है और इसकी रैंक है 2, लिखा है ना सेकंड, फिर आगे लिखा है +1, यानी कि इसकी रैंक में एक पोजीशन की बढ़ोतरी हुई है। ब्राज़ील पहली पोजीशन पर था, पहली पोजीशन पर ही है। फ्रांस की बात करें तीसरी पोजीशन पर आ गया है, एक पोजीशन की यहाँ बढ़त देखने के लिए मिली है। और उसके बाद देखें बेल्जियम, तो ये 2 पायदान नीचे पहुँच चुका है, चौथे नंबर पर आ गया है। और अगर हम बात करें इंग्लैंड की तो ये 5th पोजीशन पर है। अपना भारत 106वें नंबर पर है। आपको जानना चाहिए जो हमारी इंडियन फुटबॉल टीम है इसे ऑफिशियली इसका निक नेम दिया गया है ब्लू टाइगर्स। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ब्लू टाइगर्स किसे कहते हैं, तो इंडियन फुटबॉल टीम को ब्लू टाइगर्स बोला जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन एडेड टू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में नहीं जोड़ा गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है एफ आर आई देहरादून में है। अच्छा, तो ऑप्शन जो बी, सी एंड डी है इन्हें ऐड किया गया है, चलिए जानते हैं। तो हाल ही में 3 साइट्स हैं, गुजरात के वाडनगर टाउन और आइकॉनिक सन टेम्पल एट मोढेरा और रॉक कट स्कल्पचर्स ऑफ ऊनाकोटी इन त्रिपुरा। इन तीनों को ही जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इसकी टेंटेटिव लिस्ट में भारत द्वारा ऐड किया गया है। वाडनगर की अगर हम बात करें, महसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, ये एक हिस्टोरिकल टाउन है। वहीं अगर हम सन टेम्पल एट मोढेरा की बात करें तो ये पुष्पावती रिवर के लेफ्ट बैंक पर स्थित है। वहीं अगर हम बात करें रॉक कट स्कल्पचर्स ऑफ ऊनाकोटी को अंगोर वाट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सेवाइट पिलग्रिमेज सेंटर है, 7th और 9th सेंचुरी के आसपास का। इसी के साथ जो भारत की ओर से टेंटेटिव लिस्ट में टोटल साइट्स हैं इनकी संख्या 52 है। On which day Prime Minister had announced that 26th December will be observed as वीर बाल दिवस, किस दिन प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 9 जनवरी 2022। आपको जानना चाहिए, बात है ये 9 जनवरी 2022 की, जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा था। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। किस उपलक्ष्य में? जो श्री गुरु गोविंद सिंह के जो सन्स रहे
साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी। इनकी जो शहादत है, जो मार्टरडम है, इसके उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जा रहा है, वीर बाल दिवस। आपको जानना चाहिए इनकी ये 1704 में ये शहीद हो गए थे, क्योंकि मुगल्स द्वारा आनंदपुर साहिब पर अटैक किए गए। तो उसी के चलते जो संघर्ष हुए उसमें जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो सन रहे ये शहीद हो गए 1704 में। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस का जो प्रोग्राम हुआ मेन, वो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में हुआ, इसमें पार्टिसिपेट किया इन्होंने। As per the International Monetary Fund, India's real GDP is projected to grow at what percent in fiscal year 2022-23? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत की वास्तविक जीडीपी फिजिकल ईयर 2022-23 में कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? सही आंसर ऑप्शन डी 6.8 है। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि इंडिया की रियल जीडीपी ये फिजिकल ईयर 2022-23 में 6.8%, वही फिजिकल ईयर 2023-24 में 6.1% से ग्रो करेगी। आपको जानना चाहिए हमारी जो हमारी जीडीपी है, हमारा जो देश है ये वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इसकी जीडीपी 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की रही 2022 में, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2024-25 में 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की हो जाए। Who has been voted BBC Sports Personality of the Year 2022? BBC Sports Personality of the Year 2022 किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, बेथ मेड। तो देखिए इंग्लैंड और आर्सेनल की फॉरवर्ड प्लेयर हैं बेथ मेड। इन्हें बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। आपको बता दें यूरो 2022 टूर्नामेंट में ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही और टॉप स्कोरर भी रही हैं। 27 साल की हैं और फर्स्ट वीमेन फुटबॉलर हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। इंग्लैंड क्रिकेट के टेस्ट कैप्टन बेन स्टोक ये दूसरे नंबर पर रहे, वहीं जो ईव मोरियरहट हैं ये तीसरे नंबर पर रहे हैं। विंटर ओलंपिक्स कर्लिंग चैंपियन है ये। द यूनियन कैबिनेट हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स टू ऑल 81 करोड़ बेनिफिशरीज कवर्ड अंडर द NFSA फॉर 1 year. At present, NFSA beneficiaries pay 2 rupees for wheat and 3 rupees for rice पर किलोग्राम। तो इस तरह से सही आंसर ऑप्शन ए है। आपको जानना चाहिए यूनियन कैबिनेट ने जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA के तहत फूड ग्रेन्स जो फ्री दिया जाता है उसकी वैलिडिटी 1 साल बढ़ा दी है, दिसंबर 2023 तक कर दी है। इसी के साथ 81.35 करोड़ जो पॉपुलेशन है उनको फ़ायदा मिलेगा और इसके लिए जो सरकार पर खर्च आएगा 2 लाख करोड़ रुपए का आएगा। अब इसका मतलब ये रहा कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है इसको सब्ज्यूम किया जा रहा है इस NFSA की फ्री फूड ग्रेन स्कीम में। आपको बता दें जो इसमें एलिजिबल बेनिफिशरीज होते हैं उनको 1 रुपये पर केजी के हिसाब से कोर्स गेन मिलता है और 2 रुपये पर केजी के हिसाब से वीट और 3 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से राइस मिलता है। ठीक है। अच्छा, यूनियन कैबिनेट ने एक और फैसला लिया है, इसके बारे में भी जान लेते हैं यहीं पर। यूनियन कैबिनेट ने जो आर्म फोर्सेस पेंशनर्स हैं और फैमिली पेंशनर्स हैं उनकी जो पेंशन है उसके रिवाइज करने को अप्रूव कर दिया है अंडर 1 रैंक 1 पेंशन, और ये कब से लागू होगी? 1 जुलाई 2019 से। आपको जानना चाहिए जो पास्ट पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन भी रिफिक्स्ड की जाएगी। किस बेसिस पर? जो डिफेंस फोर्सेस रिटायरीज हैं जो कैलेंडर ईयर 2018 में रिटायर हुए हैं तो उनकी जो मिनिमम एंड मैक्सिमम पेंशन है उसका एवरेज निकाला जाएगा, उसके हिसाब से जो पास्ट पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन को रिवाइज किया जाएगा। आपको बता दें आर्म फोर्सेस पर्सनल जो कि 30 जून 2019 तक रिटायर हुए हैं वही इस रिवीजन में कवर किए जाएंगे, और जो एरियर्स है उसे 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा। इंडियाज फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए इंदौर है। आपको जानना चाहिए देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम ये मोह कैंटोनमेंट जो कि इंदौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है, यहाँ इनोग्रेट किया गया है।
इस म्यूज़ियम में इन्फेंट्री कॉर्प्स की जो हिस्ट्री है 1747 से 2020 तक की वो दर्शाई गई है, उनका सेक्रीफाइस, उनकी वीरता और सोल्जर्स के बारे में यहाँ पर कई तरह की फ़ोटो गैलरीज हैं, स्टैचूज़ हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड एज पेटा इंडियाज 2022 पर्सन ऑफ द ईयर टाइटल। माफ़ कीजिएगा, हु वोन पेटा इंडियाज 2022 पर्सन ऑफ द ईयर टाइटल। तो पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर खिताब किसने जीता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, सोनाक्षी सिन्हा। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा गड़बड़ा गई है, पर मैंने आपको बता दिया है ना, ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। आपको जानना चाहिए सोनाक्षी सिन्हा, इन्हें पेटा इंडिया का जो 2022 पर्सन ऑफ द ईयर टाइटल दिया गया है। पेटा का मतलब होता है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पहले क्वेश्चंस पहले जो एग्ज़ाम हुआ करते थे कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले, उनमें पेटा की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती थी। आजकल तो नहीं पूछते खैर, पर फिर भी इम्पोर्टेंट है ये, कब क्या आ जाए हमें नहीं मालूम। पर पेटा जो है एग्ज़ाम का एक फेवरेट क्वेश्चन होता था इसकी, या तो ये पूछ लिया जाता था कि मैं पेटा पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, या इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती थी। तो याद रखिएगा फुल फॉर्म क्या है इसकी, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। आपको जानना चाहिए इसकी स्थापना मार्च 1980 में न्यूयॉर्क और एनिमल राइट एक्टिविस्ट एलेक्स पेंशिको द्वारा की गई थी, और ये नॉर्फोल्क वर्जीनिया यूएसए में लोकेटेड है। Which of the following has extended a 400 million US dollar loan to SDFC for financing green affordable housing units? निम्नलिखित में से किसने हरित किफायती आवास इकाइयों के वित्त पोषण के लिए SDFC को 400 मिलियन US डॉलर का ऋण दिया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो देखिए, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC इसने 400 मिलियन US डॉलर, लगभग 3400 करोड़ रुपए का लोन दिया है SDFC को, ताकि जो ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंसिंग की सुविधाएं दे सके। आपको IFSC के बारे में जानना चाहिए। IFSC क्या करता है? जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें प्राइवेट सेक्टर को लोन प्रोवाइड कराता है ये। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, और ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है। Which edition of the Northeast Festival began at the Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi? उत्तर पूर्व महोत्सव का कौन सा संस्करण नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, 10th। तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10th एडिशन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में शुरू हुआ है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन की डाइवर्स लाइफ, कल्चर, ट्रेडिशन एंड टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। इसी मौके पर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्टर नारायण रानी, इन्होंने MSME एग्जीबिशन को भी इनोग्रेट किया है इसी नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में। सेबी imposed a penalty of what amount on Reliance Commercial Finance Limited for flouting disclosure norms? सेबी ने प्रकटीकरण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया? सही आंसर ऑप्शन ए, 10 लाख रुपीज़ है। आपको जानना चाहिए, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, इस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है कैपिटल मार्केट रेगुलेटर्स सेबी के द्वारा। कुछ गाइडलाइंस है उनको वायलेट किया है। आपको बता दें, सेबी की रूलिंग के अनुसार ये बताया गया है कि इसने स्टॉक एक्सचेंज को इंटरेस्ट पेमेंट ड्यू डेट जो रहती है उसके बारे में नहीं बताया है। 11 दिन पहले बताना होता है, जो ड्यू डेट है उससे 11 दिन पहले इन्फॉर्म करना होता है जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट पेमेंट ड्यू रहा है उसके बारे में। तो ये इन्होंने नहीं बताया है, इसी वजह से 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। द बुक टाइटल्ड इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी इज प्रिपेयर्ड बाय विच एजेंसी? इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक इस एजेंसी द्वारा तैयार की गई? सही आंसर ऑप्शन ए है, ICHR। तो आपको जानना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनको एक बुक इनको प्रेजेंट की गई है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। इस पुस्तक का टाइटल है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इस बुक को प्रिपेयर और पब्लिश किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR के द्वारा। इसी के साथ आपको जानना चाहिए, हाल ही में एक और बुक लॉन्च की गई है, इसका नाम है फिट एट एनी एज। इसे लॉन्च किया है एयर मार्शल PV अय्यर, जो कि रिटायर्ड हैं, इनके द्वारा। इन्हीं की बुक है ये।
विच एजेंसी हैज़ बैक्ड DSCI AISS अवार्ड फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द गवर्नमेंट सेक्टर? किस एजेंसी ने सरकारी क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए DSCI AISS पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, UIDAI। आपको जानना चाहिए UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने टॉप डेटा सिक्योरिटी अवार्ड फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट सेक्टर ये जीता है। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित, इसको सेटअप नासकॉम द्वारा किया गया। इन्होंने ये अवार्ड दिया है UIDAI को, क्योंकि इन्होंने जो आधार इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया है, इसको सिक्योर किया है, इसी वजह से। हाल ही हमने भी देखा कि UIDAI हेडक्वार्टर बिल्डिंग, इसको टॉप ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड दिया गया है। इसे विनर बनाया गया है गृह एग्जाम्पली परफॉर्मेंस अवार्ड 2022 में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड एज विनर ऑफ बेस्ट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव पावर कंपनी ऑफ इंडिया हाइड्रो पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर? निम्नलिखित में से किसे भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विजेता के रूप में सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, NHPC। आपको जानना चाहिए NHPC लिमिटेड, इसे बेस्ट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव पावर कंपनी ऑफ इंडिया हाइड्रो पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, इसका विनर डिक्लेयर किया गया है। कहाँ पर? प्रकाश में 50th एनर्जिया अवार्ड्स 2022 में। NHPC की अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर्स फरीदाबाद में है और CMD है राजीव कुमार बिश्नोई, एडिशनल चार्ज इन्हें दिया गया है। अच्छा, ये बात हो गई NHPC की। अब जानते हैं NTPC के बारे में। NTPC की अगर हम बात करें, इसने हाल ही में एक नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टेक्नीमोंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो कि इंडियन सब्सिडरी है मेयर टेक्नीमोंट ग्रुप इटली की। तो इन्होंने ये जो MOU साइन किया है, ये किस लिए किया है? ताकि कमर्शियल स्केल ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन फैसिलिटी बना सकें NTPC के लिए। Which organization has recently received the type certification and RTPO approvals from DGCA? किस संस्था को हाल ही में DGCA से टाइप सर्टिफिकेशन और RTPO अप्रूवल मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, गरुड़ एरोस्पेस। तो आपको जानना चाहिए ड्रोन मैन्युफैक्चरर गरुड़ एरोस्पेस, इसका नाम आपने सुना ही होगा। इसे हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा टायर सर्टिफिकेशन और RPTO यानी कि रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल मिल गया है। किसके लिए? अपने इंडियनली डिजाइंड किसान ड्रोन्स के लिए। आपको जानना चाहिए जो ये DGCA टाइप सर्टिफिकेशन है, ये कोई माफ़ कीजिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि UAV जैसे कि ड्रोन हो गया, तो उसकी क्वालिटी चेक और उसके टेस्टिंग प्रोसेस के बेसिस पर ही ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। यूट्यूब्स क्रिएटर इकोसिस्टम contributed over rupees 10,000 crore to India's GDP in 2021, according to a report by the consulting firm Oxford Economics. कंसल्टिंग फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब के क्रिएटर इकोसिस्टम ने 2021 में भारत की GDP में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया है। तो देखिए, बात हो रही है एक रिपोर्ट की, ये कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि जो यूट्यूब इकोसिस्टम है, इसने भारत की GDP में 2021 में 10,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है और 7,50,000 फुल टाइम जॉब्स जो है जनरेट की है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ श्री सैलम टेम्पल इन विच स्टेट? भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में श्री सैलम मंदिर के विकास परियोजना का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, आंध्र प्रदेश। आपको जानना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने श्री सैलम टेम्पल कॉम्प्लेक्स कुर्नूल आंध्र प्रदेश में डेवलपमेंट ऑफ श्री सैलम टेम्पल इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसको इनोग्रेट किया है। ये प्रोजेक्ट प्रसाद स्कीम के तहत सैंक्शन एंड एग्जीक्यूट किया जा रहा है। आपको जानना चाहिए जो प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट ऑफ श्री सैलम टेम्पल इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसकी जो लागत है 53.08 करोड़ रुपीस की है और ये 100% फंडेड है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब अगर हम बात करें प्रसाद के बारे में, इसकी फुल फॉर्म आपको जाननी चाहिए, नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये स्कीम 2014-15 में
लॉन्च की गई थी। इसका मकसद है जो पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशंस हैं उनका कायाकल्प करने का। अच्छा, आपको जानना चाहिए अब जो ये श्रीशैलम टेम्पल है, यहाँ पर श्रीशैलम श्री मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल है, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, साथ ही गॉडेस पार्वती को भी डेडिकेटेड है। और इंडिया में इकलौता ऐसा टेम्पल है जो शैविज्म और शक्तिज्म दोनों से संबंधित है। इसके जो प्रिसाइडिंग डेटी हैं ये हैं ब्रह्मरंबा मल्लिकार्जुन स्वामी, और लिंगम की शेप में है। आपको जानना चाहिए ये वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा में शामिल है, साथ ही वन ऑफ द 18 महाशक्ति पीठ्स ऑफ गॉडेस पार्वती में भी शामिल है। अच्छा, साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए ये टेम्पल को क्लासिफाई किया गया है वन ऑफ द पादलपैत्र स्थलम। तो ये डिटेल आपको जानना चाहिए इस टेम्पल के बारे में। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। सर्विकल कैंसर इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद विच वायरस? आंसर इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV. Which mission of NASA has ended after more than 4 years of collecting unique signs on Mars InSight? Who emerged as the most expensive player in the IPL's history as Punjab Kings bought him for rupees 18.50 crore? Sam Curran, England. When was the Agriculture Prices Commission, now Commission for Agriculture Cost and Prices, established? 1965. Which company extended its association with Tata Open Maharashtra as title sponsor for the 5th consecutive year? Tata Motors. Who has been appointed as the first Chancellor of Gati Shakti University of Vadodara by President Draupadi Murmu? Ashwini Vaishnaw. Which state or UT government has decided to introduce mini snack breaks and parents counseling session in all schools? Delhi. Which country will begin supplying India with the 3rd squadron of the S-400 air defense missile system next year? Answer is Russia. और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस जानेंगे। लोसार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच UT? Puma India roped in which actress as brand ambassador? The Santivan is a memorial dedicated to which one of these following of the Indian figures? The Santivan is a memorial dedicated to which Indian figure? इस तरह से आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। Which state in the country has the largest number of centrally protected monuments? The government targets to achieve $1 billion export for textile products by 2030. महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। Which subvariant of Omicron is responsible for the new wave of corona infection in China? Nirman Accelerator Program launched by which IIT's Startup Incubation and Innovation Center? Which country has passed a law allowing anyone over the age of 16 to change their legally registered gender without any medical supervision? तो ये 8 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इनके आंसर कीजिएगा। और यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप जरूर से बताया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।